जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज आपको प्रीवियस ईयर जो आपने 2020 में एग्जाम दिया था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिल रहा है। मतलब ये 16 जो है आपका 16 फरवरी का एग्जाम था, उसका पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर। जो अभी जो स्टूडेंट ने 16 फरवरी का एग्जाम दिया था उनका यह पेपर है। अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से कमेंट्स करना है कि सर हमारे पास पेपर अवेलेबल है। अगर आपने एग्जाम दिया है 2020 में, जिन जिन स्टूडेंट ने नीट की, पीएटी, पीएनटी, जीएनटी जिसकी भी एग्जाम दिया है वह मुझे पेपर जो है सेंड कर सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। आपके थ्रू बहुत से स्टूडेंट का लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और इसके फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि कैसे से क्या होता है, कैसे इन्होंने जो है यहाँ पर ऑप्शन को चूज किया है, और यहाँ पर कुछ गलत भी ऑप्शन इन्होंने चूज किया है उसको मैं आपको करेक्ट करवाऊंगा। तो सेशन स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो आप जो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ बच्चों, अभी जो है लॉकडाउन लग चुका है, हमारी लाइव क्लासेस नहीं चल रही है। जैसे कि मैं आपको लाइव क्लासेस देता था मॉर्निंग 8 बजे और आपका इवनिंग 8 बजे क्लास जो देता था, अभी मैं नहीं दे प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आपको। बट आपके लिए मैं कुछ दूसरा प्लान किया है। मतलब जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन हुए हैं वो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ऐसे ही आपको पैटर्न पर आगे भी पढ़ना है। अगर आपके पास बुक होगी तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा करें, या तो मैंने क्लासेस करवा रखा है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाया था और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ बच्चों। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी को क्वेरीज रहती है और मुझे अंत में अपना रिव्यू जरूर दे, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी ठीक लगे कि हाँ, जो बच्चा यहाँ पर देख रहा है, सीख रहा है, मतलब कितना हमसे पढ़ा है और कितना सीखा है और कितने क्वेश्चन जो है हमने पढ़ाए में से आए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस सेशन स्टार्ट करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो भी स्टूडेंट इसे देख पा रहा है, एक स्टूडेंट तक शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप, अपने इंस्टा ग्रुप, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है यहाँ से सिलेक्ट होकर जाए। देखिए, बढ़ते कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो आपको पता है सर जी, कपासी मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। कपासी मिट्टी और काली मिट्टी इसे ही कहा जाता है, और यह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। यह ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मैंने फैक्ट लाया है आपके लिए। जैसे कि आपका काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी? रेगुर मिट्टी। अगर आपको काली मिट्टी ना दे और रेगुर मिट्टी देता तो यह भी है। इसमें क्या है, इसलिए काली मिट्टी, इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? इसमें जल जो है धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और ये कपासी मिट्टी इसी को कहते हैं। उसके बाद लेकेराइट मिट्टी है, जो लेक्टराइट मिट्टी है, यह जो है आपका इसमें जो है आपका लेक्टराइट मिट्टी किस यह उत्तरी भाग में पाई जाती है। यहाँ पर लोहे के कारण जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। यह सब कुछ मिट्टी वाला पोर्शन में आपको करवाया नहीं है, अभी करवा दूंगा। आपका जो है यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम ऐसे भी करवा देंगे। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, Al2SO4 पर 3 ट्वाइस लवण में एल्यूमिनियम आयन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो आपको बताना है एल्यूमिनियम का सर जी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। तो देखिए, पहले अष्टक में जाएगा 2, दूसरे अष्टक में जाएगा 8, हो गए 10, बचा 3। तो क्या होगा? यह 3 जो है इसकी संयोजकता होती है। कितनी सर जी? 3। तो यही पूछा है आपसे कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो यही है इसकी +3। +3 ध्यान रखना है, क्योंकि एल्यूमिनियम का कितना होता है सर जी? 13 परमाणु क्रमांक होता है। चलिए, बढ़ते सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। सब आप जो है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है बच्चा, लाइक जरूर से करिएगा। दिल से आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप भी जो है थोड़ा मेहनत कीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ा करें। और ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीबी द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्योंकि मैं पुराने वीडियो आपको पुराने जो भी पेपर हुए, जैसे कि अभी 2020 के करवा रहा हूँ, 2019 के करवाऊंगा, 2018 के करवाऊंगा, उसके हिसाब से ही आप लोग पढ़ा करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। उच्च तापमान के मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। कौन सा सर जी? पायरोमीटर जो है यूज किया जाता है। आपको यह ध्यान रखना है। और जो जैसे कि पायरोमीटर, वायुदाब, आपका आर्द्रता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। यह सब कुछ मैंने आपको करवा रखा है, जब क्लासेस करवाया था आपने देखा होगा। अगर जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां पर जाके आप लोग जो पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरा मकसद बच्चों यह आपको क्यों प्रोवाइड करना है, आप समझ पा रहे हैं कि इसी के पैटर्न पर आप लोग को पढ़ना है। आप लोग जो पढ़ते हैं एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और आप बोलते हैं कि सर हमें तो जो पढ़ा है बहुत टफ पेपर लगा। तो देखिए, ऐसे पढ़ना है ताकि आप अगली बार के लिए हम रणनीति बना रहे कि हमें ऐसा पढ़ना है।
चलिए, सॉल्टिंग खाली स्थान को संरक्षित करने का एक सामान्य तरीका है। तो किसे, मछली को फिश को संरक्षित करने का एक क्या है सर जी, आसान तरीका है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्यों दिया था, अब आप समझ जाइएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सॉल्टिंग को क्या करना है सर जी, संरक्षित करना है। तो वो सबसे आसान तरीका क्या है, मछली इसके लिए। चलिए, यह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा। यह मैंने कितने बार यहाँ 5 से 10 बार यह क्वेश्चन करवाया आपको। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए बच्चा, यह जो मैंने आपको करवाया था और आपको बताया था कि इसका दूसरा लेवल का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको क्या दिया सर जी, द्रव्यमान। और आपको पता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता। यहाँ पर द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर ले जाइए, यहाँ पर आप इसे कहीं पर भी ले जाएंगे, इसका द्रव्यमान 60 केजी ही रहेगा। अब सर ने आपने बोला था कि यहाँ पर आपने बताया था कि देखिए, भार जो है आपका 1/6 होता है। कितना होता है भार, 1/6। देखिए, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, मैंने आपके क्या कहा था, आपका भार 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर आपका भार होगा 60 केजी तो चंद्रमा पर कितना होगा सर जी, 10 केजी होगा। यह मैंने आपको बताया था। और यह आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको घुमा कर, और आपको अगर आपने पढ़ लिया हमसे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करते। ये जो बच्चा है यहाँ पर जिन्होंने 10 केजी किया है, इनको ओनली यह पता था सर कि चंद्रमा पर भार 1/6 होता है। इन्होंने भार को देखा नहीं और आंसर क्या लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, आपका चेंज होगा भार। क्या होगा, भार चेंज होगा, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा पर लागू नहीं होता। तो यह जो हाइड्रा पर लागू नहीं होता, यह होता है कास्बी संरचना। कास्बी संरचना, अब ये हाइड्रा जो है, मैंने इसके बारे में कल बताया था। अगर जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है कल वाला पेपर तो वह भी जाकर देख लीजिएगा। अब मैं आपको जो है यहाँ पर जो आपको जैसे कि आपका जो इसके बारे में आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल पूर्वक बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, कुछ कुछ ही पढ़ाया है, जो कि अभी मैं स्टार्ट किया था, बट जो है लॉकडाउन लगने के कारण जो है अभी क्लासेस नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बायोलॉजी भी कंप्लीट करवा दूंगा कुछ दिनों में। चलिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पित्त मतलब बाइल निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो आपको यह तो पता है सर जी कि बाइल जूस यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में यह जाता है, पित्ताशय के थ्रू यह जाता है। तो इसने आपसे क्या पूछा गया था, कौन सी कोशिका है। तो देखिए कितना डीपली आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो होगा सर जी हेपेटोसाइट्स। कौन सा सर जी, हेपेटोटाइट्स कोशिका द्वारा जो है बाइल जूस जो है क्या होता है, जाता है, मतलब स्त्रावित होता है उससे। नेफ्रॉन, आपको पता है तंत्रिका, तंत्र की इकाई क्या है सर जी, नेफ्रॉन है, यह आपको पता होना चाहिए। लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट और आपका थ्रोम्बोसाइट। ये मैंने पहले वाला जो पेपर करवाया था आपको 30 जो क्वेश्चन, पहले पेपर का 30 क्वेश्चन, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए और मिला जुला के ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन डालता है वहाँ। मतलब देखिए क्या तरीका होता है एग्जामिनर का और क्या माइंड सेट होता है, आप लोग वो समझ जाइएगा। अगर अभी नहीं समझे बच्चा तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे आप लोग, इसलिए यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। प्रेरित विद्युत धारा उस समय सबसे अधिक पाई जाती है जब कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की पर होती है, चुंबकीय क्षेत्र के खाली स्थान पर होती है, मतलब 90 डिग्री। देखिए ऐसा एंगल जब बनाएंगी चुंबकीय प्रेरक, यह होता है आपका 90 डिग्री। यह देखिए ये ए अक्ष है, यह बी अक्ष है, तो यह होगा 90 डिग्री। तो इसका आंसर इन्होंने क्या दे दिया था, 90 डिग्री का बनाएंगे तब चुंबकीय क्षेत्र पर होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपसे हर सर किसी स्टूडेंट से बनना चाहिए। क्वेश्चन पूछा था, तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग को जोड़ने वाला संबंध कौन सा है। मतलब तीनों दे दिया था आपको, फ्रीक्वेंसी दिया था, वेवलेंथ दिया था, इनको जोड़ने के लिए। तो देखिए सर जी, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति, आवृत्ति गुणित क्या होती है, तरंग, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। आपको यह पता होना चाहिए कि वेग बराबर मतलब वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी गुणित क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो क्या पता होना चाहिए कि एफ बराबर 1/t बराबर टाइम के जो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटेगा टाइम वैसे वैसे बढ़ेगा। यह जो है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी वह दे देता है कि आपका कोई वस्तु 5 सेकेंड में जो है
कितना कंपन उत्पन्न करेगी। 5 सेकंड में आपको दे देगा कितना कंपन उत्पन्न करेगी, ऐसा एक क्वेश्चन बनता है। तो यह क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि कंपन हो गया 5 सेकंड, तो यह इसके अपोजिट लगेगा, मतलब बढ़ेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन देते हैं, वह क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा अगर अभी आए तो। देखिए यह क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार आपको करवा रखा है कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन देखिए कवक और शैवाल की क्या है, सह संबंध स्थापित करता है। कवक और शैवाल के बिना लाइकेन अधूरा है। मतलब यह दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है सर जी, लाइकेन होता है। यह मैंने आपको कई बार बता चुका है। शैवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। यह भी मैंने आपको बता दिया है, यह ध्यान रखना है। एग्जामिनर देखिए इस बार कैसे क्वेश्चन पूछा है, अगली बार घुमा सकता है आपको। देखिए मैंने आपको यह क्वेश्चन भी करवा रखा है, एज अ टीज क्वेश्चन करवा रखा है कि जब आपका पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी से क्वेश्चन करवा रखा है कि थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, समुद्री क्षेत्रों, जैसे कि आपका साउथ में समुद्री है वहां पाया जाता है थोरियम। थोरियम जो है इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यह जो है इसका परमाणु क्या पूछा सर जी, क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक होता है 90, और 90 से लेकर 103 तक क्या होते हैं सर जी, एक्टेनाइट तत्व होते हैं, एक्टेनाइट तत्व होते हैं। उसके ऊपर कौन से होते हैं सर जी, तो आपका उसके ऊपर 58 से लेकर 71 तक यह कौन से लेंथेनाइट तत्व होते हैं। तो देखिए पहला ही तत्व लेंथेनाइट जो होता है 58 वाला होता है, और थोरियम होता है टी एच जिसका सिंबल होता है, वह जो है आपका 90 नंबर का, और एक्टेनाइट तत्व का वह पहला तत्व होता है। मैंने आपको यह पूरी जो पीरियोडिक दिया था, पीरियोडिक टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर किसी स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल नहीं मिली होगी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, समाधान स्टडी ऐसा सर्च कीजिएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप होगा तो वहां पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उसे एक बार लर्न कीजिएगा और रिविजन करते रहिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए मैंने आपको बताया था, ये याद रखना आपको, एस पी डी और एफ, तो ये जो आते हैं सब एफ ब्लॉक के तत्व है। कौन कौन से, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो तत्व है आपके किस ब्लॉक में आएंगे, एफ ब्लॉक में आएंगे, यह ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए बहुत ही मजेदार फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। 50 वाट पावर वाली एक भाप स्त्री द्वारा 1 सेकेंड में खपत की गई ऊर्जा। तो देखिए 1 सेकेंड में कुछ भी नहीं होता। आप देखिए आपला W बराबर होगा T, मतलब क्या होगा यहाँ पर W गुने T। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, इजली क्वेश्चन था। W दिया है हमारे पास 50 सर जी, आपको क्या निकालना है, आपको एनर्जी निकालना है। और W अपॉन क्या है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर W बाई टी होता है, क्या होता है यहाँ पर एनर्जी बराबर W बाई टी होता है। और यहाँ क्या है 150 अपॉन क्या करूंगा, एक सेकंड बोला है, मतलब एक का भाग दे दूंगा, तो यह हो जाएगा आपका 150 जूल। तो इसका राइट आंसर कैसे आया था, अब समझ में आ चुका होगा आपको, 150 जूल। क्वेश्चन ऐसे मैंने करवा रखा है फिजिक्स में, बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, अलग अलग पैटर्न पर क्वेश्चन को सॉल्व कराया मैंने। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। उस गैस की पहचान करें जो सूर्य और प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च तैयार करने के लिए पौधे द्वारा उपयोग की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आपको दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो सर जी इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या होगा, CO2। तो उस गैस की पहचान करना है जो सूर्य और प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च तैयार करती है। तो आपको पता है सर जी कार्बन डाई गैस की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश द्वारा पत्तियां भोजन बनाती है। तो यही आपसे पूछा था एग्जामिनेशन ने, बट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछा, आपको घुमा कर पूछ लिया है। तो ऐसे आपको समझना है क्वेश्चन को कि सर इमेजिनेशन करना है। हमने आपको डायरेक्टली बताया है पर इसने आपको घुमा दिया है, तो आपको ऐसा घूम बिल्कुल भी नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग बिल्कुल भी सही कर पाएंगे। देखिए दिए गए विकल्प में से गैर विद्युत अपघट्ट की पहचान करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सर जी इसका राइट आंसर होगा चीनी का विलयन। चीनी का विलयन जो है आपका विद्युत अपघट्य विलयन है, यह ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ऐसे मैं क्वेश्चन आपको करवाने को, जो बच्चा मैं क्वेश्चन करवा दिया है वो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। अगर जो क्वेश्चन बाहर से आएगा तो वो हम पहले ही बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं करवा रखा है। चलिए देखिए यह क्वेश्चन है, अपने मांस के लिए विशेष रूप से पाले गए चिकन को खालिस्तान के रूप में जानते हैं। यह बॉयलर के रूप में, आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियां जो पाली जाती है, तो इसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो यह होगा बॉयलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उल्लू के पास कुछ उल्लू देखा है आपने, दिन में कभी निकलते देखा नहीं होगा उल्लू को, रात में ही वो निकलता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लू के पास कुछ अन्य पक्षियों
की तुलना में बहुत अच्छी रात्रि दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि देखिए उनकी आंखों में शंकु की तुलना में रॉड की संख्या अधिक होती है। किसकी सर जी? रॉड्स की संख्या अधिक होती है। और यह जो है आपको पता है रात में दिखाई देते, यह तो मैंने अभी बता चुका है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया वह जान लेते। 30 क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों में, 30 क्वेश्चन। आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 में से मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको पता ही है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए क्या है। उस जीव की पहचान करें जो वायुजीवी श्वास लेता है। तो आपको पता है सर जी वायु द्वारा कौन श्वास लेता है? तो मानव ही लेता है। यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसे कुछ दिए हुए है। तो इजी क्वेश्चन था, आपको पूछ नहीं करना था, समझना था कि उस जीव की पहचान करें। तो आपको पता है सर जी वायु द्वारा श्वास कौन लेता है? तो मानव ही लेता है। यहाँ पर फिर भी जो ये स्टूडेंट है इन्होंने गलत प्रयास करता है, मतलब यह कुछ भी पढ़ के नहीं गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको यहाँ साफ साफ लिखा है कि वायु द्वारा शोषण, तो मानव ही तो वायु द्वारा शोषण करता है। चलिए हेली धूमकेतु वाला कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। को हेली धूमकेतु 76 वर्षों में हमें दिखता है। तो आप जो है यहाँ पर शानदार तरीके से इसे बना सकते थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने 10th में पढ़ा होगा, आपने 12th में भी यह क्वेश्चन पढ़ा होगा। और फिर भी जो है यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने गलती तो नहीं किया, इन स्टूडेंट ने सही प्रयास किया, गलती नहीं किया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे तो कुछ भी नहीं था सर जी, ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। वह नियम जिसके अनुसार दो बिंदुओं के बीच किसी संचालक से होकर जाने वाले विद्युत धारा दोनों बिंदुओं विभवांतर के सीधे अनुपाती होते हैं। कंडक्टर की भौतिक अवस्था और तापमान आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है कि आपको सिर्फ V इजिकल टू आई आर ही याद है या फिर आपको पूरा जो है उसका समीकरण याद है। तो कुछ नहीं है, ओम्स लॉ है, V इजिकल टू विभवांतर बराबर धारा गुणित आपका रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। यही है आपका, और ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत जगह काम आता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बहुत से करवा रखा है। अगर यहाँ पर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। न्यूटन लॉ भी आपको समझा दिया था, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। उसके बाद मैंने क्या समझाया था, कूलाम का नियम भी आपको समझा रखा है। तो सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है बच्चों। यह ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ये एग्जामिनर क्या किया आपके साथ, इस क्वेश्चन का इन्होंने गलत आंसर दिया है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र हमने देखा है सर जी, जब प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बनता है C6H12 और O6 होता है, और क्या हो जाए हाइड्रोजन और पानी मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आपको +1 नंबर मिल चुका होगा। जिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को लगाया है उन्हें +1 नंबर मिल चुका होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही है। पर एग्जामिनर ने क्या दिया सर जी? बी दिया है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन में आपको इसका आंसर, इसका प्लस बोनस मिल जाता है, आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है, मैंने करवा रखा है। चलिए प्लाजिम्ड वेक्टर के साथ एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जिन की फीलिंग खालिस्तान की खोज के साथ संभव की जाती है। तो यह डीएनए लाइगेंज के साथ। देखिए डीएनए से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड। तो यह मैंने अभी करवा रखा है, बट मैं आपको पूरा और एक बार डिटेल पूर्वक समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग नहीं है? वर्मीफर्म, एपेडिक्स, या फिर आपका पिन्ना, या फिर आपका पित्ताशय, या फिर आपका क्या पूछा था आपको अकड़दाड़। तो जो है आपका अल्प विकसित अंग है पित्ताशय। पित्ताशय क्या है सर जी? एक अल्प विकसित अंग नहीं है, पूर्ण विकसित अंग है। बाकी सब क्या है सर जी? अल्प विकसित अंग है। छाटी से क्वेश्चन था, मतलब जो आपको रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने आपको यहाँ पर साइंस के पोर्शन में क्वेश्चन पूछ लिया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था इन्होंने। पेंटा परमाणविक अणु CCP जाल में क्रिस्टली होता है। एक एकाक कोष्ठ में कोई परमाणु उपस्थित होता है। तो देखिए 20 परमाणु, उसमें कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो 20 परमाणु उपस्थित है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाया, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आप लोग एक बार समाधान स्टडी में आए हैं तो आपको सिलेक्शन ही लेकर भिजवाने का जवाबदारी हमारी है। देखिए ठोस से गैस में रूपांतरण किसके रूप में होता है? तो ऊर्ध्वापन के द्वारा। तो देखिए ऊर्ध्वापन की प्रक्रिया क्या होती है? अगर आपका ठोस है तो उसको क्या है, आपको उसको गैसीय अवस्था में लाना है। ठोस जो है गैसीय अवस्था में क्या आती है?
तो कई ऐसी गैस होती है जो ठोस रहती है, पहले फिर गैसीय अवस्था में आ जाती है। जैसे कि आपको बर्फ है, बर्फ बर्फ क्या होता है, पहले ठोस होता है, अगर बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी बनेगा और पानी से क्या होगा, वाष्प बन के क्या होगा, उड़ जाएगा। तो यही है ऊर्ध्व उत्पादन की विधि। यही था आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था सर जी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नाइट्रेट को नाइट्रेट्स ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करती है? ये है विनाइट्रीकरण। यह देखिए, आपको जो विधियां है उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी विधि है, किसकी प्रक्रिया है, मतलब किस विधि द्वारा होता है। क्विंटन विधि कल पूछ लिया था आपसे, और आज देखिए विनाइट्रीकरण वाली विधि पूछ लिया था। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक टॉपिक है इसका, मैं इसको करवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि सर जो है टॉपिक अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी के बेस्ट मैं अभी आपको नेक्स्ट जो है वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा। देखिए, व्यक्ति को एक नाम देने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। यूनिनोमल नामकरण कहते हैं, यूनिनोमल नामकरण यह पद्धति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या था इसका राइट आंसर, बी, द्विनाम पद्धति। यह नहीं कहते, मोनोमिलियम भी नहीं कहते और सेमिनाइमिल भी नहीं कहते। तो इसका राइट आंसर सही था ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपको कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रह से रिलेटेड, आज भी आपको अगला पेपर में ग्रह से रिलेटेड पूछा था कि वलय किसमें नहीं पाए जाते। तो देखिए, जो है मंगल में बिल्कुल भी वलय नहीं पाए जाते, आपके अरुण में पाया जाता है, शनि में पाया जाता है और बृहस्पति में। और शनि में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, यह आपको ध्यान रखने को ना। तो जो है अभी मैंने यह क्वेश्चन, अभी आपको यह टॉपिक नहीं पढ़ा है बच्चों, यह मैं आपको करवा दूंगा कि देखिए सबसे छोटा कौन सा है सर जी, और सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद किसमें वलय पाए जाते हैं, किसमें वलय नहीं पाए जाते हैं, जो है सब उसके उपग्रह कितने होते हैं, कौन सा पृथ्वी का उपग्रह है, कौन सा लाल ग्रह है, कौन सा बौना ग्रह है, सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। अभी मैंने वो करवाया नहीं है। अब आपको, मुझे पता चल चुका है और आपको भी पता चल चुका है कि सर हमें उपग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा है, मतलब आप लोग क्या पढ़ना है, आपको उपग्रह पढ़ना है। चलिए, तो इसीलिए जो है मैंने बच्चों ये क्लास लिया है आपकी, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपसे। देखिए, निम्नलिखित में से क्या पानी में प्रदूषक को इंगित करता है? तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सर जी हमें समझ में नहीं आया कि ये BOD क्या है। तो देखिए, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये इसी की मात्रा, इसका राइट आंसर है। क्या होगा, आपको समझ में आ चुका होगा क्या? आपको, अगर आप लोग कॉपी में इसे नोट कर रहे होंगे तो इसे क्या लिखेंगे सर जी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या लिखेंगे सर जी, डिमांड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थ की पुनर्चक्रण में सहायक होता है? तो अपघटन। क्या होता है सर जी, अपघटन जो है, क्योंकि अपघटन क्या है, सबसे अंतिम प्रक्रिया है आपका पारिस्थितिकी तंत्र से। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र से कल भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आपको पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। यह मैं अभी बायोलॉजी वाली क्लास में मैंने नहीं करवाया है, यह टॉपिक मैं आपका करवा दूंगा। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, यह सब क्या है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र का यह पार्ट है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, एक मशीन एक ऐसी चीज है जो एक बल को परिवर्तित करती है और खालिस्तान बनाती है, तो काम को आसान बनाती है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और बल बराबर क्या होता है सर जी, बल बराबर होता है आपका, जैसे कि फोर्स होता है, तो एमए में क्या हो चुके हैं सर, फेल हो चुके हैं। तो द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है। मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास इंटू त्वरण। ठीक है बच्चों, यह होता है। तो आप जो है 30 क्वेश्चन समझ चुके होंगे। इसके बाद जो 31 वाला क्वेश्चन है मैं आपको कल से करवाऊंगा, कल भी मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जो 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आए हैं। अगर आपको जो है सेशन पसंद आया होगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, और शेयर ही करना है आपको, ताकि आप ही के समान जो भी स्टूडेंट इसे देख पा रहा है, अगर नहीं देखा होगा तो वह थोड़ा देख लेंगे और इसी के पैटर्न पर आगे तैयारी करते रहेगा। तो अगर देखिए आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना कैसा है। तो यह पेपर इसलिए आपको मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आप इसे पढ़ सके। और इसका पीडीएफ जो है मैं अभी प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि टेलीग्राम में जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें तो मिलेगा, बट लेट मिलेगा।
क्योंकि जो है मैं पूरा एनालिसिस करूँगा, पुनः मैं इसको जो है आपको सॉल्व कराऊँगा जब एग्ज़ाम आएगी तब। अभी जो है मैं नॉर्मली आपको इसलिए आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसी पैटर्न पर आगे बढ़ें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ड्रॉप ना करें, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है और कब जो है लॉकडाउन खुलेगा इसकी गारंटी तो अभी हमारे पास नहीं है बच्चों। तो अपनी पढ़ाई को आप लोग ड्रॉप ना करें। अगर आप लोग ने अभी पढ़ाई ड्रॉप किया तो आप जो है टूट जाएंगे। अंदर से आपको स्ट्रांग रहना है, इसलिए मैं आपको डेली मोटिवेट करता हूँ कि देखिए बच्चों पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़े थोड़े। ऐसा नहीं कि आपको मैं अभी ज़्यादा भी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब आपको नॉर्मली पढ़ना है। जैसे कि आज आपने एक टॉपिक कवर अप किया तो कल आपको फिर से एक टॉपिक कवर अप करना है, मतलब एक ही टॉपिक पढ़े, ज़्यादा बड़ा ना ले, दिमाग पर लोड ना ले कि सर एग्ज़ाम होगी नहीं होगी। बिल्कुल ये दिमाग से जो है डर निकाल लीजिए कि सर एग्ज़ाम नहीं होगी। एग्ज़ाम होगी, सिलेक्शन करवाएंगे आपका। हम आपके लिए, मतलब देखिए अगर एग्ज़ाम नहीं होती तो हम आपको पढ़ाते भी नहीं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम होगी तो आप लोग सिलेक्शन भी लेंगे, इतना आप लोग भरोसा रखिए। नीट क्वालिफाई करवाएंगे बच्चा, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो। चलिए जय हिंद बच्चों, आपको आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। अगर नए स्टूडेंट जो भी जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समाधान स्टडी आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। कुछ भी क्वायरीज होगी, कुछ भी प्रॉब्लम जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक जो है अपनी वॉइस जरूर से पहुंचाए, ताकि हम भी आपकी फीलिंग को समझ सके। जय हिंद, जय भारत।